Hello everyone. We are going to finish the deductions chapter today, and after that we are going to start with a new chapter today itself, which is assessment procedures and return filing. Okay, so let us finish off with deductions first, and then we'll start our new chapter. So we have done deductions till now. Let me just tell you what was the basis of deductions till now. Either the deductions were on the basis of certain expenditure that we were making, or there are certain investments that we were making. There were certain contribution or certain donations to certain funds. In respect of these three aspects, we were getting deduction, right? So we have studied all these till now. What we are going to cover today is a little bit different. How is it different? It is different in the sense that today we are going to cover deductions in respect of incomes. So what do they mean by deductions in respect of incomes? What they mean is, if you get a particular nature of income, we are going to provide you this deduction. So it is not expenditure, investment specific, it is income specific. अगर आपकी इस नेचर की इनकम होगी तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है. एक तरह से मैं ये बोलूं, जितनी भी एग्जेम्पशंस हमने पढ़ी है दोस्तों, सारी सॉरी डिडक्शंस हमने जितनी भी पढ़ी हुई हैं, दे वर ऑल कंडीशनल. दे वर ऑल कंडीशनल. मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगी, राइट? सो दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम. अगर ये पर्टिकुलर इनकम हुई तब हमें डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज हमें डिडक्शन नहीं. ठीक है, सिंपल. चलिए, सेक्शन 80 JJAA. सबसे पहले ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कफोर्स. पढ़ने से ही पता चल रहा है क्या मतलब है इसका, कि अगर आपने पर्टिकुलर वर्कफोर्स एम्प्लॉय की, मतलब लोगों को आपने अगर नौकरी दी, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगी. अब एक बात बताइए, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे पहले ही पूछ रहा हूँ कि ये मैंने बोला कि इनकम के रिलेशन में होगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अगर नौकरी दी तो ये क्या मतलब है? सर मतलब ये है, नौकरी कौन देता है, वर्कफोर्स कौन एम्प्लॉय करता है, पहले अगर आप ये सोचेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा. न्यू वर्कफोर्स और एनी वर्कफोर्स इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय अ पर्सन हु इज कंडक्टिंग बिजनेस. अगर कोई आप सैलरी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप किसी को नौकरी पर रखते हैं क्या सर? नहीं, right? So this is for people who are doing business. So let us see who is the eligible assessee. Assessee whose gross total income includes income from PGBP. अगर आपकी इनकम PGBP से आ रही है तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके डिडक्शन के लिए. चलिए, बहुत अच्छी बात है सर. ठीक है, कितना डिडक्शन मिलेगा? क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन. डिडक्शन अलाउड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स. अब सर बात समझने की कोशिश करेंगे कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है. अच्छा, ये नए बिजनेस के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर न्यू बिजनेस, दिस इज फॉर कंटिन्यूइंग बिजनेस. वो कह रहे हैं बस वर्कफोर्स नहीं होनी चाहिए. मेरा बिजनेस इतने सालों से चल रहा है, आज की डेट में आके, प्रेजेंट डे में आके, या इस ईयर में, प्रेजेंट ईयर में मैंने क्या करा, मैंने मेरे यहाँ 100 लोग काम करते थे, मैंने 50 लोगों को और एंटर कर लिया. अब मेरे यहाँ 150 लोग काम कर रहे हैं. 100 लोगों की सैलरी थी 1 करोड़ रुपए. अब जाके जब 150 लोग हो गए तो 1.5 CR में स्पेंड कर रहा हूं. तो आपका एडिशनल कॉस्ट कितनी इनकर हुई? 50 लाख रुपए. तो इस 50 लाख का 30% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 15 लाख रुपीज. तो जब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे होंगे, आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, उसमें एक डिडक्शन आ जाएगा 80 JJAA के नाम से, और उसमें आपको 15 लाख माइनस हो जाएगा. सिंपल. ठीक है सर. तो यहां पर ये डिडक्शन 30% मिलेगा फॉर द 3 असेसमेंट ईयर्स. बहुत सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं. नो डिडक्शन विल बी अलाउड इफ द बिजनेस इज फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन. किसी भी तरह का आपने रिकंस्ट्रक्शन किया या स्प्लिट अप किया बिजनेस को, और फिर आप कहें, जैसे फॉर एग्जांपल AB लिमिटेड है सर,
वो स्प्लिट हो गई ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में। यहाँ पर 200 एम्प्लॉइज वर वर्किंग ऑलरेडी. नाउ व्हेन द स्प्लिट अप हैपेंड, A took 100 employees and B took 100 employees. Now what is A saying? A is saying that yesterday I did not have any business. I am a new entity. A नई entity ही है. Logically और practically और legally देखा जाए तो A is a new entity. तो वो बोलेगा मैंने ये 100 लोगों को एम्प्लॉय किया, नए लोगों को, तो आप मुझे इसका बेनिफिट दीजिए. नहीं मिलेगा सर. भैया ये जो 100 लोग थे इनको आपने अपनी ही कंपनी में ऑलरेडी नौकरी दी हुई थी, तो ये तो आप ये जो प्रोविजन है उसको डिफीट करके तरीका निकाल रहे हैं. दिस विल नॉट बी अलाउड. समझ में आया? ओनली जेन्युइन केसेस विल बी अलाउड. आप बोलेंगे ए कंपनी बंद हो गई, ए कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया बी कंपनी ने. बी कंपनी बोलेगी पहले मेरे यहाँ 100 एम्प्लॉयज थे, अब मैंने ए को टेक ओवर कर लिया तो ए के 50 एम्प्लॉय भी मेरे यहाँ आ गए, अब मेरे यहाँ 150 एम्प्लॉय हो गए. ये जो एडिशनल कॉस्ट है इसका बेनिफिट मुझे दो, इस सेक्शन में नहीं देंगे. दिस इज अ रिकंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन. अगला पढ़ते हैं. If the business is acquired by transfer from some other person, A ने B को ट्रांसफर कर दिया अपना बिजनेस. B बोले कि पहले मेरे पास 100 एम्प्लॉयज थे, नाउ 150 आर देयर. सर प्लीज ये सब बातें नहीं चलें. नो डिडक्शन इज अलाउड इफ द रिपोर्ट इज नॉट फर्निश्ड. एक रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी. अगर रिपोर्ट आपने फर्निश नहीं करी, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिडक्शन व्हिच विल बी अलाउड. प्रूफ चाहिए ना सर, एक सर्टिफिकेशन चाहिए कि हाँ आपने इतने लोगों को एम्प्लॉय किया. ठीक है, तो बस सिंपल सा डिडक्शन था, ज्यादा कुछ है नहीं. आगे चलते हैं. सेकंड, सेक्शन 80 QQB. 80 QQB इसमें आपका रॉयल्टी इनकम. मुझे QQB से कुछ याद आ गया, एक मूवी थी, पता नहीं उसमें किसी का नाम था, आई डोंट रिमेंबर द मूवी आल्सो, बट आई जस्ट संजय मिश्रा आई थिंक वाज द एक्टर, एंड वो ऐसे बोलता था, माय नेम इज मिस्टर QQ कुरैशी. Some different styles, so I just remembered it. इसलिए मुझे ऐसे आ गई. Anyways, let us move on. Section QQB, 80 QQB, रॉयल्टी इनकम रिलेटेड टू बुक्स. अब बुक्स में रॉयल्टी कहाँ से आ गई सर? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, एक बात बताता हूँ आपको, ज्ञान देता हूँ कि बुक्स जब पब्लिश होती हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, सिनेरियो क्या होता है उस केस में. सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, वो तो मैं हूँ ही, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, क्या बात चल रहा है. तो हम एक आर्टिस्ट हैं, ऑथर हूं मैं, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं दोस्तों, बहुत सारी, मतलब इतनी है कि अब आप पूछेंगे सर बता दो एक आध, तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा. इट्स सो मेनी, आई हैव पब्लिश्ड सो मेनी बुक्स, आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स ऑन एवरी सब्जेक्ट. ठीक है, तो मैंने ये सारी किताबें जब लिखी, तो फिर अब क्या होता है, किताब मैंने लिख दी. अब किताब लिख दी तो अब किताब लिखना इज नॉट द ओनली थिंग विच इज देयर, you have to publish it also. So there are publishers जिनकी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है और जिनके पास अच्छे बड़े बड़े मतलब प्रिंटिंग के सेटअप्स होते हैं. तो एक राइटर के लिए, राइटर का काम, राइटर इज नॉट अ बिजनेसमैन. ठीक है ना, राइटर का काम है सिर्फ बुक लिख दी, बात खत्म हो गई. अब ये इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको पब्लिश कर रहे हैं, उसका कवर पेज बना रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं. दिस इज नॉट द वर्क ऑफ राइटर. ठीक है, तो इसके लिए क्या होते हैं सर, पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, पेंगुइन, एक ब्लैक कलर का पेंगुइन बना रहता है, बुक्स पर आपने देखा हो, वो काफी अच्छा पब्लिशर है. बहुत सारे पब्लिशर्स हैं. ठीक है, तो ये सारे पब्लिशर्स हो गए. तो अब ये ऑथर क्या करता है, ये आर्टिस्ट क्या करता है, ये बोलता है, ये ऑथर बोलता है जिसने बुक लिखी है, उसने कहा कि ये जो बुक लिख ली है मैंने ABC करके, इस बुक को मैं आपको दे रहा हूँ, इस बुक के राइट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस बुक को पब्लिश कीजिए और मार्केट में सेल कीजिए. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट वे इज, मैं एक लमसम अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट करूं कि इस बुक के मैं आपसे 10 करोड़ रुपए लूंगा, आप मुझे 10 CR दीजिए और आप इस बुक को पब्लिश कीजिए. वाई विल द पब्लिशर बी ओके विद दिस अमाउंट? पब्लिशर विल से कि यार मुझे, उसे पता है कि मैं इसे सेल करूंगा मार्केट में, आई विल गेट 100 करोड़, तो इसे 10 करोड़ दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. या फिर मैं कह सकता हूँ मुझे नहीं पता, आप जितनी भी बुक्स बेचेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गिव मी अ रॉयल्टी, यू गिव मी अ रॉयल्टी. दोस्तों दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल्टी. ठीक है, लमसम मिले या नॉर्मली एक एक बुक करके मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता, रॉयल्टी रॉयल्टी होती है. ठीक है, तो मैंने रॉयल्टी की बात कर ली कि पर बुक
आई विल गेट 30%। पर बुक आई विल गेट 30%। तो उसने जब 100 बुक्स बेची पहले साल में तो मुझे 30% उसका मिल गया। उसने नेक्स्ट ईयर में 1 लाख बुक्स बेची तो उसका मुझे मिल गया। फिर 10 लाख बुक्स बेची तो मुझे उसका मिल गया। तो दिस इज हाउ आई गेट। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई गेट द रॉयल्टी। अच्छा, तो ये किसे मिल रही है? ये ऑथर को मिल रही है। किसकी इनकम हुई? ऑथर की इनकम हुई है। ठीक है, ये रॉयल्टी होती है ऑथर की इनकम हुई। तो इनकम के इनकम के रिलेशन में ही आपको डिडक्शन दे रहे हैं। वो डिडक्शन देखते हैं क्या है। रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा पहली बात, बीइंग एन ऑथर ऑफ बुक्स एक्सेप्ट टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स नहीं चलेंगे सर। आप बोलें कि मेरी कोर्स से रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक मैंने पब्लिश कर दी या 8th क्लास की साइंस की बुक मैंने पब्लिश कर दी, नहीं। ठीक है, इनकम कहाँ से डराइव होनी चाहिए? लमसम हो सकता है या फिर नॉर्मली हो सकता है। लमसम कंसिडरेशन हो सकता है, एक अग्रीमेंट कर लिया हो मैंने कि मैं आपको कॉपीराइट बेच रहा हूँ, पूरा का पूरी बुक का मैं आपको कॉपीराइट बेच रहा हूँ, ये हो सकता है। या फिर किस नेचर की? लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की। या फिर मैंने बोला कि मैं एक रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि हर बुक पे या हर लाख 1 लाख बुक्स पर या फिर पर बुक पर इतनी इतनी रॉयल्टी या लमसम अमाउंट में लूँ। ठीक, तो ये हो गया सर। नाउ डिडक्शन अमाउंट। डिडक्शन कितना मिलेगा सर? लोअर ऑफ 100% ऑफ इनकम और 3 लाख रुपीज। तो मान लेते हैं किसी को अगर रॉयल्टी मिली 4 लाख रुपए की, किसी को अगर एक फाइनेंशियल ईयर में रॉयल्टी मिली 4 लाख रुपीज की, तो उसको डिडक्शन कितना मिल जाएगा सर? 3 लाख रुपीज। बाकी का उठा के 1 लाख पर टैक्स लगा देंगे, बात खत्म। अगर किसी को 2 लाख रॉयल्टी मिली है तो पूरे पूरे 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, नो टैक्स। ठीक है सर। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज हो सकता है आपको इंडिया से बाहर। अब मेरी जैसी बुक्स है, मेरी इंडिया में बिकती नहीं है बुक्स, मेरी तो बाहर ही बिकती है। मतलब यहाँ तो पढ़ते ही नहीं है लोग, ठीक है ना, तो बाहर बिकती है मेरी बुक्स। तो बताऊं क्या बताऊं मैं, बहुत करोड़ों अरबों रुपए आते हैं वहां से। तो वो क्या है, मैंने बोला ये डिडक्शन मुझे मिलेगा, तो कहते हैं हाँ आपको भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसा आपने मंगाया है विदेशों से, वो पैसे को आप इंडियन करेंसी में विद इन 6 months ऑफ रिसीट कन्वर्ट करा लीजिए। मैं कहा करा लेंगे, क्या दिक्कत है। अब मान लीजिए किसी को 2 करोड़, मेरे जैसे आदमी को 2 करोड़ जैसे रॉयल्टी मिल रही है मान लेते हैं, तो ये 3 लाख का डिडक्शन देते हैं। बताइए, अब मेरे को, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इसमें। मैंने गवर्नमेंट को बोला इसको बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, कह रहे हैं ठीक है हम सोचेंगे। चलिए दोस्त आगे आ जाते हैं, फालतू की बातें बहुत हो गई। 80 RRP। क्यू भी पढ़ा था सर मिस्टर क्यू कुरैशी से, अब RRB आ गया। सर हमें तो लग रहा है ये कुछ ना कुछ इसी टाइप का ही है। मैं तो कह रहा हूँ पूरा वैसे ही है। रॉयल्टी इनकम, अगेन इनकम फ्रॉम पेटेंट्स। तो जैसे रॉयल्टी को बुक्स की, जैसे पेटेंट की थी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पीजीवीपी में कि एक पर्सन है, उसने एक सॉफ्टवेयर बना लिया। अब उसने कहा मैं कहाँ बेचता फिरूंगा दुनिया भर में सॉफ्टवेयर को यार, मैं क्या करता हूँ, एक माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब माइक्रोसॉफ्ट इतने करोड़ों, मतलब इन करोर्स और इन मिलियंस इन बिलियंस वो जो लैपटॉप सेल करता है उसमें सबका ओएस विंडोज का रहता है। अब विंडोज में आपने देखा है प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती हैं कुछ, तो अगर उसकी एप्लीकेशन भी विंडोज ने कहा कि ठीक है तुम्हारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन निकाल देंगे, विंडोज को लग रहा है कि हाँ यार ये मेरे यूज की है, तो सोचो आप कितनी ज्यादा वो हो सकती है, मतलब कितनी ज्यादा कमा सकते हैं वो पर्सन। तो ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ही किसी बड़े ऑपरेटर को ये सेल कर देते हैं कि आप ये लीजिए सर, पेटेंट। पहले तो ये पेटेंट खुद कराते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। अगर किसी को आइडिया मिल गया, क्योंकि इनके बाकी कंपनीज और इन सब के पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, तो किसी को अगर आइडिया लग भी गया ना कि इसने इस टाइप का कुछ बना लिया है, तो वो हाल उसे 2 मिनट में उसे कॉपी कर लेंगे, दे कॉपीड इंस्टेंटली। ठीक है ना, तो ये दिक्कत रहती है। तो ये पहले तो पेटेंट और कॉपीराइट खुद कराते हैं, उसके बाद वो पेटेंट कॉपीराइट बेच देते हैं और उस पर रॉयल्टी खाते रहते हैं बैठ के। अब कोई कहेगा सर लमसम में लेना चाहिए, दोस्त लमसम में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इट डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स। आपको कितना लग रहा है कि उसकी सक्सेस कितनी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
आपको लग रहा है कि नहीं यार ये टेक्नोलॉजी ऐसी है तो आने वाले 10 साल चलेगी, खैर आज की डेट में कोई टेक्नोलॉजी 10 साल नहीं चल रही, लेकिन आपको लग रहा है 5-6 साल चलेगी, तो आप उसको पर यूजेज की रॉयल्टी पर बेचो। आपको लग रहा है ये तो 1 साल में आउटडेट हो जाएगी, तो हाँ एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, अपना पैसा लो और निकलो। तो ये सब कुछ सेम है, इसका डिडक्शन भी आप देखेंगे तो ये भी सेम है। रेजिडेंट इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है जो कि पेटेंटी होता है। पेटेंटी कौन होता है सर? जिसने या तो इन्वेंट किया होता है वो पेटेंट, या फिर जिसका नाम पेटेंट रजिस्टर में लिखा होता है, ठीक है ना, वो। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जैसा कि ऊपर था वैसा ही यहाँ पर है, कुछ भी चेंज नहीं है। आगे चलते हैं सर। तो ऊपर बुक्स का था, यहाँ पर पेटेंट्स का था, दैट इज डन, ठीक है। आइए अगला सेक्शन 80 TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट। इसके आगे हमें इंपॉर्टेंट मार्क करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, ठीक है। ये क्या है सर? एज द नेम सजेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट अगर आपका है तो उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसके रिलेशन में ये आपको डिडक्शन मिलेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में आपके अकाउंट में लेटेस्ट से 5 लाख रुपए डिपॉजिटेड है, साल भर में डिपॉजिटेड थे, ऊपर नीचे होते रहे वो जो भी था, तो आपका इंटरेस्ट आ गया सेविंग्स डिपॉजिट का, कितना आ गया? लेटेस्ट से 25,000 आपका आ गया, 5%। साल भर का, पूरे साल का 25,000 इंटरेस्ट आ गया। वो कह रहे हैं कि हम आपको 80 TTA में इसका डिडक्शन दे देंगे। कितना डिडक्शन देंगे ये देखिए सर, लोअर ऑफ 100% ऑफ इंटरेस्ट इनकम और 10,000 रुपीज, मतलब जितना इंटरेस्ट है उतना डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 10,000 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना डिडक्शन मिल जाएगा दोस्तों अगर हम देखें तो 10,000, या आपकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी का 10,000 या लेटेस्ट से किसी का अगर 5,000, लेटेस्ट से किसी का 5,000 इंटरेस्ट आ रहा है, उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? 5,000 ही मिलेगा। तो जितना इंटरेस्ट है उतना डिडक्शन, लेकिन मैक्सिमम 10,000, 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक बार आप लॉ देख लेते हैं, लॉ में क्या लिखा हुआ है। एलिजिबल एसएससी कौन है सर? इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, मतलब कंपनीज फर्म्स इन सब के लिए ये नहीं है। एलिजिबल इनकम, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, या तो बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, किसी का भी सेविंग अकाउंट चलेगा। ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है? बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो डिडक्शन है ये सेविंग्स बैंक अकाउंट पर है, ना कि एफडी पर। ये ध्यान रखना। क्या होता है, हमें दिया होगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अब वो फिक्स डिपॉजिट है या सेविंग्स बैंक अकाउंट, डिपॉजिट पर नहीं है ये, ठीक है। ये किस पर है? सेविंग्स बैंक अकाउंट पर है। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया होता है इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 20,000 रुपीज, इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। तो आपने क्या करा, 5,000 तो चले गए, और बाकी के जो एफडी का इंटरेस्ट है उसमें से भी 5,000 आपने माइनस कर दिए, क्योंकि 10,000 लिमिट है। डोंट डू दैट। ये एग्जेम्पशन, ये डिडक्शन एफडी के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। कह रहे नो डिडक्शन ऑन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एओपी बीओआई, तो वो तो हमें पता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। अगला सेक्शन देखेंगे, 80 TTA पढ़ा था, यहाँ पर 80 TTB है। ये क्या बोल रहा है सर? दिस इज सेम, एग्जैक्टली डिट्टो सेम है जो आपने ऊपर पढ़ा, उसका डिट्टो सेम है ये, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, बट दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन्स। दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया, इसमें डिडक्शन लिमिट चेंज करके लोअर ऑफ 100% ऑफ इनकम और ₹50,000 लिमिट चेंज कर दी दोस्त इसमें, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमें 10,000 रुपए मिल रहे थे, मैक्सिमम फायदा यहाँ पर 50,000 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर लेटर सपोज दोस्तों इसी एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसमें मैं बोल दूं कि ये जो पर्सन है ये सीनियर सिटीजन है, तो अब मुझे बताइए इसमें कितना डिडक्शन मिल जाएगा? तो यहाँ पर इनको पूरा का पूरा 25 मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 50,000 है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है
उन्हें 1,75,000 इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग्स बैंक अकाउंट से, तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा उन्हें? 50। बाकी पर टैक्स लगा दीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। सीनियर सिटीजन के लिए बस लिमिट बढ़ा दी और कुछ नहीं। क्लियर, आगे चल सकते हैं। This brings me to the last section of this chapter. Deductions are over with this particular section. Section 80U, permanent physical disability. दोस्तों, जब permanent physical disability मैं बोलता हूं तो आपको कुछ याद आ जाना चाहिए। वो याद क्या आना चाहिए कि हमने इस टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी वाला कुछ पढ़ा था पहले। हमने फिजिकल डिसेबिलिटी वाला कुछ पढ़ा था पहले। वो कहाँ पढ़ा था सर हमने? वो सेक्शन 80 DD में पढ़ा था। सेक्शन 80 DD में पढ़ा था हमने, डॉक्टर डिसेबिलिटी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो वहां क्या था सर? वहां ये था सर कि अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन जो कि डिसेबल्ड है उसकी टेक केयर कर रहा है या मेंटेनेंस कर रहा है या मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है या कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उस केस में जो पर्सन टेक केयर कर रहा है, आप उसे कह सकते हैं गार्जियन, वो पर्सन को डिडक्शन मिल जाता था 75,000 का या 1,25,000 का, डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, तो बात ये आ गई, तो जब वो है तो फिर ये क्यों? दोस्तों, वहां क्या था कि अगर मैं किसी और डिसेबल्ड पर्सन की टेक केयर कर रहा हूं तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि कोई डिसेबल्ड पर्सन की टेक केयर कर ही रहा हो, या उस डिसेबल्ड पर्सन को डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या? क्या उस डिसेबल्ड पर्सन को डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या? अगर वो खुद ही he or she is capable enough to take care of himself or herself, then what about that case? उस केस में क्या होगा? क्या उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा? अब आप बोलेंगे सर कि हाउ विल दैट डिसेबल्ड पर्सन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ? दे कैन। पहली बात तो डिसेबिलिटी 20-30% भी तो हो सकती है जहां पर आप एक्चुअली वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा भी है तो जरूरी नहीं है ना कि आप रोज कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और उस काम के करने के बाद ही आपको इनकम अर्न हो रही है। आपके लिए कोई एफडी छोड़ गया बहुत सारे सालों की, बहुत सारे पैसों की, तो उस केस में आपका घर बैठे इंटरेस्ट आता रहेगा। तो क्या उस पर्सन को जो खुद डिसेबल्ड है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन वो 80 DD में नहीं मिलता। उसी के लिए ये सेक्शन आया दोस्तों, रेजिडेंट इंडिविजुअल सर्टिफाइड बाय अथॉरिटी टू बी अ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, जो खुद एक डिसेबिलिटी वाला पर्सन। अगर 80% से कम है तो 75,000, 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फर्निश करना पड़ेगा। सिंपल है सर, वही वैसे ही की वैसे ही रेप्लिका है जो हमने सेक्शन पहले पढ़ा था, डुप्लीकेट है, एकदम सेम है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज हुई। वहां किसी और को मिल रहा था डिडक्शन, यहाँ पर जो एक्चुअल में डिसेबल्ड पर्सन है उसे मिल रहा है डिडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चल रहे हैं, and we are going to take a 2 minutes break and then we'll start with that chapter. Okay, chaliye sir. Hello everyone, so we are going to start with a new chapter which is return of income and assessment. तो इस चैप्टर में हम अभी तक हमने बात की कि कब कब टैक्स लगेगा, किस किस पर टैक्स लगेगा। वी आर डन विद ऑल द हेड्स एक्सेप्ट सैलरी, सारी सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बात यह है कि आप गवर्नमेंट को कैसे बताएंगे कि आपका कितना टैक्स है। ठीक है, आप गवर्नमेंट को कैसे बताएंगे सर कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा इतना टैक्स बन रहा है और इतना टैक्स हमने पे करा दिया है, वट एवर इट इज। तो वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगी? दूसरी बात, हमने वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंचा दी, अब उस इन्फॉर्मेशन का गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या वो उसे सही मान लेगी या फिर गवर्नमेंट उसे स्क्रूटनाइज करेगी या उसे चेक करेगी कि वो सही है या नहीं? तो ये जो पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, पहली डिस्कशन, जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं आपको, कि हम गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएं कि एक पर्टिकुलर व्हाट कैन आई से, एक फाइनेंशियल ईयर में
मेरी इस सोर्स से इतनी इतनी इनकम थी, हाउ डू वी लेट द गवर्नमेंट नो अबाउट दिस? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आता है वो हम इस टॉपिक में एड्रेस करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहाँ पर एक रिटर्न की बात करेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? एक फॉर्म होता है सर, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको गवर्नमेंट को बताना होता है, उसमें सारी डिटेल्स आपको फिल इन करनी पड़ती हैं कि ये डिटेल्स है मेरी इनकम की, इस नेचर की मेरी इनकम थी, और ऐसे करके आप उसे फिल करते हैं, तब वो जाता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इस पर्सन ने ऐसे ऐसे ये इनकम अर्न की है, और जितना आपका टैक्स बनता है उस इनकम के हिसाब से जो आपने उस रिटर्न में फाइल की है, उस हिसाब से गवर्नमेंट आपका टैक्स देखती है कि आपने पूरा टैक्स जमा कराया या नहीं कराया। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो गवर्नमेंट आपको बोल देगी जमा कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात आती है असेसमेंट की। तो व्हाट इज असेसमेंट? तो लेट अस सपोज दोस्तों, मैंने बिजनेस में पीजीबीपी में अपनी इनकम दिखाई, कितनी? 20 लाख रुपीस की इनकम दिखाई। ये मैं रिटर्न भर रहा हूं, ठीक है। रिटर्न ऐसा नहीं होता, इट इज वेरी डिफरेंट, इट इज वेरी डिटेल्ड ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, रिटर्न काफी सारे टाइप के होते हैं। आईटीआर के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर 1 होता है, आईटीआर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इस टाइप से आईटीआर होते हैं बहुत सारे टाइप्स के। तो अब ये टाइप्स क्या क्या है? देखिए सर, हर किसी के लिए अगर एक ही फॉर्म बना दिया, रिटर्न ऑफ इनकम बना दिया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड होगा। उसमें क्या होगा सर, हाउस प्रॉपर्टी भी आ रहा है, सैलरी भी आ रहा है, बिजनेस भी आ रहा है, आपका अदर सोर्सेज भी आ रहा है, एवरीथिंग इज देयर। बट लेट अस सपोज सर कि कोई एक सैलरीड पर्सन है, उसको एक इनकम आती है फिक्स्ड अमाउंट की, 1 लाख रुपए महीना मिलता है एक एम्प्लॉयर से। 1 लाख रुपए महीना उसके बैंक अकाउंट में आता है, साल के 12 लाख हो गए। हम 1 मिनट में उसमें टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसको 15-20 पेज का फॉर्म दे दीजिए भरने के लिए, वो वैसे ही पागल हो जाएगा। तो सैलरीड पीपल के लिए, जिनकी सिर्फ सैलरी से उनको, उनके लिए एक अलग फॉर्म बनाया। जो बिजनेस वाले उनके लिए अलग फॉर्म बनाया। जो और टाइप की इनकम आ रही है जिनके भी, उनके लिए अलग फॉर्म बनाया। जिनकी दोनों तीनों इनकम मिक्स हो रही है उनके लिए एक अलग फॉर्म बनाया। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे ऐसे फॉर्म बने हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो इनफैक्ट फाइनल में भी नहीं है आपके। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं। तो जो काम की चीजें हैं वो ज्यादातर सिलेबस में नहीं होती है। ठीक है, याद रखना ये चीज। अभी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे आप कि आपको भी लगेगा कि सर मतलब इज इट रियली, मतलब क्या क्या बोले हम। चलिए ठीक है। एनीवेज, इनकी सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, इन्होंने दिखाई 10 लाख रुपए की। ठीक है, अदर सोर्सेज से बैंक का इंटरेस्ट आ रहा था, इन्होंने दिखाया 4 लाख रुपए। अब ये रिटर्न ऑफ इनकम इन्होंने फाइल कर दिया। अब मैं आपको दोस्त एक चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। असेसमेंट का बेसिक मतलब होता है चेक करना, असेस करना। ठीक है, असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग। असेस किया, चेक किया, सही है या नहीं, दैट्स इट। करेक्ट है सर? सो दिस इज द assessment, meaning of assessment. Now how many types of assessments are there? How many types of assessments are there? The first is self assessment. सेल्फ असेसमेंट क्या होता है दोस्तों? सेल्फ असेसमेंट इज नथिंग बट जब भी आप कोई रिटर्न भरते हैं तो वो आपसे एंड में बोलता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है और ये मैंने इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे दी। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा है। इसे दोस्त सेल्फ असेसमेंट बोला जाता है। मैंने अपना रिटर्न सेल्फ असेस कर लिया है। मैंने अपना रिटर्न खुद ही असेस कर लिया। मेरे हिसाब से मेरी पीजीबीपी की इनकम इतनी ही है, मेरे हिसाब से मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी ही है, मेरे हिसाब से अदर सोर्सेज की इनकम इतनी है। तो ये सब मेरे हिसाब से है सर, असेसी के हिसाब से, जिसने वो रिटर्न फाइल किया है, जिसकी वो इनकम। ठीक है, दूसरा क्या होता है? असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट, जिसे हम रेगुलर असेसमेंट भी बोलते हैं। अब डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि आपने जो रिटर्न ऑफ इनकम भरा है, आपने बोला पीजीबीपी में 20 लाख की इनकम, तो क्या 20 लाख की ही इनकम है या 22 लाख की है? आपने बोला हाउस प्रॉपर्टी में इतनी इनकम, तो इतनी ही है या ज्यादा है?
क्योंकि अगर कम होगी तो डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब आपने इनकम छुपाई है सर, आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं की पूरी तरह से। क्या अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट 4 लाख ही मिला है या ज्यादा मिला है? ठीक है, तो तब डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, ये जो असेसमेंट है, डिपार्टमेंट जो असेसमेंट करता है, ये 2% केसेस की भी नहीं होती सर, 2% केसेस की भी असेसमेंट नहीं होती। मतलब जो आपने भर दिया वही फाइनल है सर। ऐसे तो सर कोई, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चोरी करते होंगे या फिर टैक्स एवेजन करते होंगे बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा ही टैक्स एवेड करते होंगे, तो दोस्त हाँ, करने को आप कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट भी इतना ज्यादा लीनियंट या इतना बेवकूफ नहीं है। उसका रीजन है कि वो आपका रिटर्न नहीं देखता। आप देखिए, उसको समझिए, टैक्स एवेजन पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्त, टैक्स एवेजन पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर एक एक पर्सन का रिटर्न चेक करने बैठ गए तो वो बहुत टाइम ले लेगा। इट बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी टीडियस जॉब, ठीक है। उसकी बजाय डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, डिपार्टमेंट अदर सोर्सेज की इनकम है ना सर, अदर सोर्सेज की इनकम देखिए, एक काम करते हैं डिपार्टमेंट करता है, दिस इज नॉट इन द सिलेबस बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, 5 मिनट लूंगा आपके। डिपार्टमेंट करता है, सारे बैंक से डेटा मंगा लिया कि आप हमें इस नंबर पे, इस नंबर पे, इस नंबर पर, पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, दिस इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर इनकम टैक्स, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस पैन पर कितना, इस पैन पर कितना डिपॉजिट है, या इस पैन पर कितना इंटरेस्ट गया है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर लेता है कि आपके पैन पर मान लीजिए इंटरेस्ट क्या है, 5 लाख रुपए, और आपने दिखाया 4 लाख रुपए, तो मिसमैच आता है। तो इतना मिसमैच आया तो भी डिपार्टमेंट छोड़ देता है। अब मान लीजिए किसी ने दिखाया 0, किसी ने दिखाया, या फिर 4 लाख ही दिखाया चलिए, और उसके उसके अकाउंट में बैंक 50 लाख का इंटरेस्ट शो कर रहा है, तब डिपार्टमेंट एकदम कहता है कि इसे पकड़िए, इसे पकड़ते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसकी स्क्रूटनी करते हैं। डिपार्टमेंट ने डीलर्स जो होते हैं, कार डीलर्स, उनसे लिस्ट मंगा ली कि भैया मर्सिडीज बेंज किसने खरीदी, या फिर बीएमडब्ल्यू किसने खरीदी, या ऑडी किसने खरीदी। अब वो पर्सन को देखते हैं कि ऑडी या बीएमडब्ल्यू या बेंज खरीदने लायक था भी, इसके पास इतना पैसा है भी या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो उसको पकड़ लेते हैं कि भाई अच्छा। डिपार्टमेंट अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से लिस्ट मंगाता है कि कितने लोगों का पैन नंबर पर कितने कितने हाउस रजिस्टर्ड है। पता चले एक पर्सन है, उसके 5 हाउसेस रजिस्टर्ड है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 0 आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी 0 नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, पांचों के पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसने किसी को रेंट पर नहीं दिए, फिर भी डीम्ड लेट आउट वाला प्रोविजन लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो आ नहीं सकती। तो अब डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई 5 हाउसेज हैं आपके, और आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा रहे हो 10 लाख, हमारे हिसाब से आपकी इनकम 50 लाख होनी चाहिए कम से कम। उनको नोटिस भेज देगा। डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट से डेटा मंगाएगा, और हम जीएसटी में पढ़ चुके हैं कि जीएसटी नंबर पैन बेस्ड होता है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि इस जीएसटी नंबर पर कौन बंदा बिजनेस कर रहा है। जीएसटी में टर्नओवर दिखाया आपने 50 करोड़ का, और आप इनकम दिखा रहे हो पीजीबीपी से 20 लाख रुपए की, इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल तो बिल्कुल है, लॉस भी हो सकता है 50 करोड़ की टर्नओवर पे, ये टर्नओवर है। तो एक लेकिन रफली आइडिया तो लग जाता है ना, आइडिया तो लग जाता है। मतलब ये देख लेंगे कि पिछले साल कितना टर्नओवर था, पिछले साल भी 50 करोड़ था, पिछले साल कितनी इनकम दिखाई थी, 7 करोड़ की इनकम दिखाई थी, इस साल 20 लाख की इनकम दिखाई है, क्या गड़बड़ है? इनके अकाउंट्स मंगाओ, बैलेंस शीट मंगाओ, खोल के देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है, कुछ सच में दिख रहा है, कुछ जेन्युइन है, या फिर कुछ ऐसे ही इन्होंने कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। सो दीज आर द वेज बाय विच दे स्क्रूटनाइज, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था बस इतनी सी बात, कि ज्यादातर सेल्फ असेसमेंट होता है सर, रेगुलर असेसमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं होता, ठीक है ना। चलिए,
तो आप रिटर्न भरते हैं और फिर आपका असेसमेंट होता है। तो हमें बस ये दो चीजें इस टॉपिक में कवर करनी है। ये इतना डिटेल्ड नहीं है जितना डिटेल्ड आपके फाइनल या प्रोफेशनल लेवल पर जाके हो जाएगा, ठीक है। इसका बहुत ही, इस टॉपिक का बहुत ही कम पार्ट कवर किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूंगा पर्टिकुलरली कौन से पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज अपना फोकस वहीं तक रखिएगा। आगे चलते हैं सर। रिटर्न ऑफ इनकम। Income tax department contains provisions for filing of return of income. Return of income is a format in which assessee furnishes information as to his total income and tax payable. assessee क्या क्या बताता है, मेरी total income इतनी है और मेरा tax payable इतना है, that's it. इसके अलावा assessee कुछ नहीं बताता। The particulars of income earned under different heads, gross total income, deductions from gross total income, tax payable, सब कुछ चीजें आ जाती हैं, are generally required to be furnished in the return of income. In short, a return of income is declaration of income by the assessee in prescribed form. तो रिटर्न ऑफ इनकम से आप कुछ मत समझिए, बस एक फॉर्मेट है, उसमें लिख के दे दिया कि हाँ मेरी सैलरी से इतनी इनकम है, इससे इतनी इनकम है, इससे इतनी इनकम है, इससे इतनी इनकम है, ये मेरे डिडक्शंस हैं, मैंने 80C में इतना इन्वेस्ट किया। अब डिपार्टमेंट को तो नहीं पता चलेगा ना आपने 80C में कितना इन्वेस्ट किया, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस कितना लिया आपने, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं, वो आप इसी तरीके से बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, अब एक एक करके हम रिटर्न, टाइप ऑफ रिटर्न्स देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है सर सेक्शन 139(1), कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब बात ये आ जाती है दोस्त कि रिटर्न भरना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, रिटर्न तो भर देंगे, लेकिन किस किस को रिटर्न भरना है? आप लोगों ने आज तक रिटर्न भरा है क्या? किसी ने नहीं भरा, सब नालायक हैं एक नंबर के। सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एक रिटर्न नहीं भरा। सर हमारी इनकम तो क्या हो गया, आपको भरना चाहिए। सर हमारा तो पैन नंबर तक नहीं है, कई लोगों का तो पैन नहीं होगा। यकीन है मुझे, यकीन है आप लोगों पर है, बताइए आप लोगों का पैन है? मुझे तो नहीं लगता। So what we'll see is, so what we are going to see here is that who all are required to file the return of income, right? We'll see who all are required to file the return of income. क्या सभी को रिटर्न भरना जरूरी है, या there are some cases or circumstances under which, only under which the return of income is being filed. So we'll see who all are required to file the return. ठीक है, हर किसी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कुछ लोगों का, आप लोगों का पैन कार्ड होगा भी बट आपने रिटर्न फाइल नहीं की होगी, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको रिटर्न फाइल करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि हु ऑल आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, और कब कब, व्हाट ऑल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर अ रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस पर्टिकुलर सेक्शन दैट वी आर रीडिंग हियर, सेक्शन 139(1). This is very important because this is the section of return filing. ठीक है, this is the section of return filing. चलिए, सबसे पहले, in case of a company or a firm, return filing is compulsory. मैंने आपसे क्या बोला था, आप लोगों ने क्यों नहीं रिटर्न फाइल किया अभी तक? क्योंकि आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करनी पड़े। आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करनी पड़े, इसलिए आप लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की। यहाँ पर पहले ही केस में
इस टाइप की कोई बात ही नहीं हुई कि इनकम कितनी है क्या है, वो तो बात ही नहीं की। इन्होंने बोला अगर आप कंपनी हैं और अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हैं, आपको कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना है, मतलब करना है, मतलब करना है। आपकी इनकम 1 रुपए क्यों ना हो, आपकी इनकम 50 रुपए क्यों ना हो, यू हैव टू फाइल रिटर्न सर। 0 क्यों ना हो, माइनस क्यों ना हो, यू हैव टू फाइल द रिटर्न। ठीक है सर। तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप एक कंपनी है या आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आपके लिए रिटर्न फाइलिंग हो गई है कंपलसरी, आपको रिटर्न फाइल करना ही करना ही करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा आप लोगों ने रिटर्न इसलिए नहीं फाइल किया क्योंकि आप ना तो कंपनी है ना आप फर्म है। सर हम क्या है बेटा, आपको ही पता है आप क्या हो, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, नालायक हो आप। ठीक है, और नालायक इज नॉट अ पर्सन, पर्सन की कैटेगरी में नालायक नहीं आते, इंडिविजुअल आते हैं, कंपनी आती है, फर्म आती है, नालायक करके कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अभी तक रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिला। तो आपको इंडिविजुअल बनना पड़ेगा नालायक से पहले, तब जाके आप रिटर्न फाइल करने की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सर व्हाट अबाउट इंडिविजुअल्स एंड, हम तो नहीं है इंडिविजुअल लेकिन कुछ लोग तो होते हैं इंडिविजुअल, तो वो कब रिटर्न फाइल करते हैं? जैसे आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, अगर दे आर वर्किंग और दे आर डूइंग सम बिजनेस, तो उस केस में वो लोग तो रिटर्न फाइल करते होंगे। तो ऐसा क्यों है वो करते हैं हम नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं चलो मान लेते हैं कि आप भी इंडिविजुअल हो, वो भी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ऐसा क्यों कि वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे? तो आइए देखते हैं दोस्तों। इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म, इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म, उस केस में क्या होगा? रिटर्न टू बी फाइल्ड इफ द इनकम, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, if the income without giving effect of chapter 6A deductions या section 54 deductions, मतलब इनकम ले ली सर, यहां पर इनकम में से क्या माइनस करते हो सर? अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के आ रहे हैं डिडक्शंस चैप्टर 6 से वाले, हम पूरे जोश में हम इसको माइनस करके ही रहेंगे क्योंकि इसके बाद ही हमारी टोटल इनकम आती है। ये तो ग्रॉस टोटल इनकम होती है, इसके बाद हमारी टोटल इनकम आती है। और कुछ चैप्टर सेक्शन 54 के कैपिटल गेन्स में डिडक्शंस पढ़े थे, एग्जेम्पशंस पढ़े थे, तो वो भी माइनस करेंगे, हम तो करके ही रहेंगे क्योंकि उसके बाद जो इनकम आती है उस पर टैक्स देते हैं। वो कह रहा है दोस्त, रिटर्न ऑफ इनकम इज विदाउट गिविंग, सॉरी, रिटर्न टू बी फाइल्ड, रिटर्न फाइल करना है कब? जब इनकम ऑफ द असेसी विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ चैप्टर 6 एंड 54 डिडक्शंस इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन। इन दोनों का इफेक्ट दिए बिना, इन दोनों का इफेक्ट दिए बिना इनकम कितनी है सर? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है दोस्त? टैक्स स्लैब याद कीजिए, टैक्स स्लैब याद कीजिए, 2,50,000 का टैक्स स्लैब है। 0 to 25 क्या लगता है? 0% टैक्स लगता है। दिस इज योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 2.5 लाख रुपए इज योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो इनके केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या हो गई? 3 लाख रुपीज हो गई। फर्म के केस में क्या होता है? उसका तो 1 रुपए से टैक्स लगने लगता है, इसीलिए यहाँ पर फर्म को तो कंसिडर नहीं किया। कंपनी के केस में होता है पहले रुपए से टैक्स लगने लगता है, तो उन दोनों को यहाँ पर इसीलिए कंसिडर नहीं किया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉजिकल भी है क्योंकि फर्म और कंपनी को तो फर्स्ट रुपी से टैक्स पे करना है, तो उन्हें किस बात का एग्जेम्पशन दे सर? उनकी तो 10 रुपए की इनकम है तब भी उनको टैक्स पे करना है और उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, बाकियों के लिए मतलब उन्होंने बोला अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है,
तो उनको रिटर्न भरना है या नहीं भरना है, कैसे पता चलेगा? सर इनकम बताइए। इनकम, डिडक्शंस और रिटर्न। ये इंडिविजुअल नॉर्मल है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं, ठीक है। दिस इंडिविजुअल इज नॉर्मल, ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो अब देखते हैं क्या होगा। इंडिविजुअल 1, उनकी इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए, सॉरी, उनकी इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए। डिडक्शंस क्या है? 0। इनकम कितनी आ गई सर डिडक्शंस के बाद? 2 लाख रुपए। लेकिन आपको कौन सी इनकम देखनी है, ये वाली आफ्टर डिडक्शन या फिर डिडक्शन के पहले? आपको ये वाली डिडक्शन के पहले वाली इनकम देखनी है, ठीक है। रिटर्न फाइल नहीं करना, क्यों? 2.5 लाख से कम है इनकम, इसलिए नहीं फाइल करना। सेकेंड केस सर, इनकम इज 3 लाख रुपीज, देर आर नो डिडक्शंस, नेट इनकम इज 3 लाख रुपीज, रिटर्न फाइल करना है क्या? 2.5 लाख से ऊपर चली गई, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चली गई इनकम, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। तीसरे केस में सर आपको डाउट आएगा। इनकम इज 3 लाख रुपीज, दिस पर्सन इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन 80C, मतलब लाइफ इंश्योरेंस करा लिया उन्होंने अपना। अब आप बताइए इनकी इनकम, नेट इनकम कितनी हो जाती है? इनकी इनकम हो जाती है 2 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने। अब मुझे बताएंगे आप कि इनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है या नहीं करना? सर 2 लाख रुपए इनकम है, इनका तो टैक्स ही नहीं बनेगा, क्योंकि टैक्स लगना 2.5 लाख के बाद चालू होता है, तो इनका तो सर टैक्स ही नहीं बनेगा। तो जब टैक्स नहीं बनेगा तो इस पर्सन से रिटर्न फाइल कराने का क्या फायदा? तो हम क्या करेंगे सर, इसे छोड़ दीजिए सर, इसे टैक्स, इससे रिटर्न भी मत भरवाइए, ठीक है ना। और वैसे भी 2.5 लाख से नीचे है इनकम तो टैक्स नहीं भराते, तो मतलब सॉरी, 2.5 लाख से आपने बोला ना, 2.5 लाख से नीचे होती है तो टैक्स नहीं भरते, ये तो सेम ही केस हो गया सर। यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है, सेम केस हो गया। रिटर्न ऑफ इनकम भरवाए या नहीं भरवाए सर? सर नहीं भरवाओ, क्रॉस लगा दो सर, क्रॉस लगा दो। भरना पड़ेगा सर, ये इनकम नहीं देखनी आपको, आपको डिडक्शन से पहले वाली इनकम देखनी है। तो भले ही मैं कुछ बोलने वाला हूं, बात को ध्यान से सुनिएगा, भले ही टैक्स कोई आदमी पे ना कर रहा हो सकता है कोई आदमी टैक्स पे ना कर रहा हो, ये टैक्स पे करेगा क्या? ये पर्सन टैक्स 0 पे करेगा, बन ही नहीं रहा टैक्स, लेकिन क्या रिटर्न ऑफ इनकम भरेगा? मैं तो कह रहा हूं सर, आइए इधर देखिए सर, फोर्थ, 4 लाख की इनकम है, 5 लाख की इनकम है, चलिए 5 लाख की इनकम है, ठीक है। 1.5 लाख इन्होंने वहां ले लिया 80C में, 0.5 लाख इन्होंने ले लिया 80CCD पेंशन स्कीम में ले लिया, ठीक है। 2 लाख रुपए हो गए। 1.25 लाख इन्होंने वहां ले लिया 80TD में, डिसेबल्ड वाला। तो अब आप बताइए टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 2 लाख, 3.25 लाख रुपीज। नेट इनकम आफ्टर दिस, आफ्टर डिडक्टिंग 3.25 लाख कितनी बची? 1.75 लाख बची। इन्हें टैक्स नहीं पे करना, लेकिन क्या रिटर्न भरना पड़ेगा? तो जरूरी नहीं है जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव टू पे टैक्स वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू फाइल अ रिटर्न, बिकॉज इट इज नॉट अननेसेसरी। जब टैक्स नहीं पे कर रहा तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं? ऐसा नहीं है दोस्त, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको इफेक्ट देने से पहले वाली इनकम देखनी है, टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है, इसका इफेक्ट नहीं लेना आपको चैप्टर 6 के डिडक्शंस का, उसके पहले इनकम देखनी है कितनी है, ठीक है सर। तो यही उनका कहना था मेन। तो आ जाते हैं वापस, और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया, फर्स्ट भी कवर हो गया, अब थर्ड पे चलते हैं सर। सर इसे अगर पढ़ेंगे तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा,
मैं आपको वैसे इसका क्रक्स बता देता हूं। अगर कोई पर्सन RNOR के अलावा कोई रेजिडेंट है, मतलब वो ROR की ही बात कर रहे हैं, वो यहां पर नहीं है लेकिन वो बेनिफिशियल ओनर के थ्रू कोई एसेट होल्ड करता है जो कि इंडिया के बाहर है, मतलब रेजिडेंट तो इंडिया में ही है लेकिन वो एक एसेट होल्ड करता है इंडिया के बाहर, या फिर उनकी एक साइनिंग अथॉरिटी है उस एसेट पर, या फिर कोई एक अकाउंट लोकेटेड है इंडिया के बाहर और उसकी साइनिंग अथॉरिटी इनके पास है, या फिर किसी बेनिफिशियल, मतलब ये रजिस्टर्ड ओनर नहीं है लेकिन ये बेनिफिशियरी है उसके, ठीक है, ये रजिस्टर्ड ओनर नहीं है लेकिन ये उसके बेनिफिशियरी हैं, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में भी उसके रिलेशन में भी इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग कैसे हुई है इसकी। एवरी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट तो है बट RNOR के अलावा कोई रेजिडेंट है, तो RNOR के अलावा रेजिडेंट होता कौन है? ROR ही तो होता है। Within the meaning of who is not required to furnish return under 139(1), मतलब इंडिया की जो इनकम है उसके हिसाब से उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनकी इनकम इंडिया से जीरो है सर, ठीक है। लेकिन मतलब ऊपर के इस क्लॉज से वो बच निकले क्योंकि उनकी इनकम कम आ रही थी, इस क्लॉज से वो बच निकले साहब। तो इन्होंने बोला कि लेकिन उस पर्सन की अगर वो कहीं बेनिफिशियल ओनर हैं या फिर अदरवाइज किसी एसेट के डायरेक्ट रजिस्टर्ड ओनर हैं और वो एसेट इंडिया के बाहर है, या फिर वो किसी बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, तो उनको भले ही टर्नओवर क्यों ना हो, भले ही इनकम क्यों ना हो, उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इस क्लॉज के तहत। स्विस बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है सर, कह रहे हैं कि हमारा तो पैसा पड़ा हुआ है, हमने कभी अर्न नहीं किया, वो हमें गिफ्ट कर गया, तो गवर्नमेंट को इसकी नॉलेज ही नहीं है साहब, तो गवर्नमेंट को क्या है, इसकी नॉलेज ही नहीं है। So till now we have seen who all are going to file the return. First of all, a company and a firm. For these two people, for these two persons, the return filing is compulsory. We talked about the reason also. What was the reason? कि इनकी first, even on the first rupee that they earn, they have to pay a tax. तो इनके लिए कोई exemption limit नहीं है, जो basic exemption limit होती है in case of a company or in case of a firm, there is no basic exemption limit. So for these two persons, they have to file a return compulsorily even with a single rupee of income. ठीक है। सेकेंड हमने बात की थी what about the person who are other than company or a firm. In this case we'll see whether the income is less or more than the basic exemption limit. तो हम ये देखेंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है या कम है इनकम। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख है। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपीज है, सुपर सीनियर के केस में 5 लाख रुपीज। तो ये एग्जेम्पशन लिमिट्स देखी जाएंगी इनके केस में। अब ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है, ये जो इनकम है, ये डिडक्शंस के बाद वाली इनकम है या डिडक्शन से पहले वाली इनकम है? तो ये डिडक्शन से पहले वाली इनकम, ठीक है। डिडक्शन के बाद अगर 1.5 लाख है उससे मतलब नहीं, डिडक्शन के पहले अगर 3 लाख रुपीस थी तो आपको रिटर्न भरना है। सो दिस इज क्लियर ओवर हियर। नेक्स्ट, all those people who are not required to file a return under this section and under this section, but they are required to furnish a return under section, they are not required to file a return under 139(1), लेकिन they are either a beneficial owner या फिर अदरवाइज वो किसी एसेट के ओनर हैं, या तो बेनिफिशियल ओनर या रजिस्टर्ड ओनर। वो एसेट कहाँ है? इंडिया के बाहर है, या फिर कोई बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर उनका लोकेटेड है और उसकी साइनिंग अथॉरिटी इन लोगों के पास है, किसी भी पर्सन के पास है, तो उस पर्सन को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इनकम नहीं देखेंगे, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद योर इनकम, मे बी योर इनकम इज लेस देन दिस, दैट इज व्हाई यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, बट if you have any signing authority in a bank account which is located outside India, you have to file a return. If you have any ownership of any asset which is located outside India, you have to file the return. Maybe your income could be 0 or it could be 1 lakh or 2 lakh, does not matter, you will have to file the return. क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया कि जो लोग अभी ऊपर के यहाँ पर और यहाँ पर रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल या फिर लायबल नहीं थे, लेकिन
कोई ना कोई रीजन इन दोनों में से है, तो उस केस में आपको रिटर्न यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा। या फिर आप बेनिफिशियरी हैं किसी एसेट के जो कि इंडिया के बाहर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजंस। मतलब अभी ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं ये अगर आप पूरी कर जाते हैं या फिर ये लिमिट आप क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर दीज कंडीशन। हैज डिपॉजिटेड an amount in aggregate of amount exceeding rupees 1 crore in one or more current accounts maintained with a banking system or cooperative bank। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम हो सकता है सर जीरो हो, आपकी इनकम जीरो हो, लेकिन अगर आपने किसी बैंक अकाउंट में 1 CR से ज्यादा एक साल में डिपॉजिट कराया है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कलेक्टिवली हो सकता है एक अकाउंट में, हो सकता है एक से ज्यादा अकाउंट में। अगर इवन इफ यू हैव डिपॉजिटेड 20 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, ऐसे कर करके आपने 5 अकाउंट में फंड्स डिपॉजिट किए हैं, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। वन ऑफ माय क्लाइंट्स, ही इज अ रिटायर्ड पर्सन who is only getting pension. The amount of pension is less than 2.5 lakh rupees. Okay, the amount of pension is less than 2.5 lakh rupees, but he deposited around 70 lakh rupees collectively. This 70 lakh was from his wife also and from his own income or some retirement benefit that he was getting, and he did not file a return. उस केस में उनके पास नोटिस आ गया कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हैज इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर। यहां पर क्या बात हुई थी, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, डिपॉजिट कराया है आपने अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का। अब हम बात कर रहे हैं आपने एक्सपेंडिचर किया है ऑफ एन अमाउंट, या तो सिंगल अमाउंट का एक्सपेंडिचर किया या फिर एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एक्सीडिंग 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। अगर आपने फॉरेन कंट्री ट्रैवल किया और उस पर आपने 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर इनकर किया, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। मे बी योर इनकम इज जीरो फॉर द ईयर, डज नॉट मैटर, यू विल हैव टू फाइल अ रिटर्न बिकॉज योर एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन 2 लाख रुपीज ऑन अ फॉरेन ट्रिप इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, हो सकता है आप 4 कंट्रीज घूम कर आए और चारों में कलेक्टिवली आपने 2 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज स्पेंड किए, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है साल में, पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है विच इज मोर देन 1 लाख रुपीज, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ और इसी टाइप के अगर कुछ और प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस होंगी तो उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा और उन्हें देखना पड़ेगा कि हो सकता है उस पर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ जाए। टाइम टू टाइम कंडीशंस कुछ ऐसी आ सकती है। तो हमने ये सारी कंडीशंस देख लिया। अब हमें पता चल गया कि इन व्हाट केस अ रिटर्न हैज टू बी फाइल कंपल्सरीली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाई डोंट यू गाइस फाइल अ रिटर्न, व्हाई डोंट यू गाइस फाइल अ रिटर्न, व्हाई हैव यू नॉट फाइल्ड अ रिटर्न येट। पहली बात, आप आते हैं इंडिविजुअल की कैटेगरी में। इंडिविजुअल की कैटेगरी में आने के लिए कंडीशन क्या है बताएंगे। कंपनी और फर्म के लिए तो कंपलसरी है। इंडिविजुअल की कैटेगरी में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज योर इनकम राइट नाउ? आई एम सपोजिंग जीरो। मे बी your family members have somewhere deposited some money in your account and something like that, तो वो भी आप समझते हैं। अब आप समझेंगे, अगर मान लीजिए किसी ने आपके नाम पर कोई एफडी भी करा दी है या कुछ इसी टाइप का इन्वेस्टमेंट कर दिया है,
तो उसकी इनकम आपकी आ सकती है, अदरवाइज आई डोंट थिंक यू हैव एनी रनिंग इनकम राइट. So your income is actually below exemption limit. Your income is below exemption limit, which is 2.5 lakh rupees in your case. तो इसीलिए आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं. जिस दिन आपकी इनकम 2.5 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाएगी उस दिन आपको रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा. ठीक है, चलिए. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. सर वो डेट क्या होती है जब रिटर्न फाइल करते हैं, लास्ट डेट क्या है? ठीक है. An assessee who is required to furnish audit under section 92E. 92E में एक ऑडिट होता है. अगर किसी को वो ऑडिट कराना है तो उसके लिए 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर आपकी डेट होती है. ये मैं आपको बता देता हूँ असेसमेंट ईयर कैसे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी करेंट ईयर लेके चलता हूँ. अभी करेंट ईयर कौन सा चल रहा है? प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा है अभी. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है. इसका रिटर्न आपको कब फाइल करना होगा? ये ईयर कहां से चालू होगा? 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ, 31 मार्च 21 पर खत्म होगा. ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऑब्वियस सी बात है, यहां तक तो आपको रिटर्न फाइल करना ही नहीं होगा, बिकॉज टिल द टाइम द ईयर इज नॉट एंडिंग हाउ कैन वी नो व्हाट आवर इनकम इज. तो जिस भी साल का रिटर्न होता है, यू डोंट फाइल दैट रिटर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर. You don't even file it on the last date. Imagine a big business doing 100 crore rupees or something turnover, and you are asking him कि आप return file कर दीजिए on the last date of the year. कैसी बातें कर रहे हैं? Their accounts have to be finalized. उनके अभी मीटिंग होनी है, AGM होनी है, उसके बाद उनके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, उनका ऑडिट होगा. कई ऑर्गेनाइजेशंस का गवर्नमेंट ऑडिट होता है, कई का कंपनीज एक्ट में मैंने आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा हुआ है, कंपनी ऑडिट होता है. तो ये बहुत सारे ऑडिट्स होने, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है. तो किसी भी ईयर का रिटर्न आपको उसी ईयर में तो कभी फाइल करने के लिए बोलेंगे ही नहीं, बोला ही नहीं जाता, ना ही कोई रूल है इस टाइप का. तो वो आप रिटर्न कब फाइल करते हैं? आप वो नेक्स्ट ईयर फाइल करते हैं. तो वो रिटर्न आप नेक्स्ट ईयर की कुछ डेट्स होंगी तब फाइल करेंगे. और आपको पता है प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर को हमने नाम दिया हुआ है असेसमेंट ईयर. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में बताया था असेसमेंट ईयर क्या होता है, क्यों होता है. अब शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसका असेसमेंट अगले साल होता है, इसीलिए हमने उस अगले साल को बस एक नाम दे दिया है जिसको हम असेसमेंट ईयर. तो असेसमेंट ईयर 21-22 में प्रीवियस ईयर 2021 के रिटर्न का असेसमेंट होगा. राइट. तो अब यहां पर इस साल की कोई एक डेट्स होंगी, कुछ डेट्स होंगी जहां पर हमें रिटर्न फाइल करना होगा. तो अभी उन्होंने बोला कि अगर एसएससी को 92E में ऑडिट कराना है तो उस केस में उसके लिए लास्ट डेट क्या होगी? 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर 2000, असेसमेंट ईयर 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट. तो अगर प्रीवियस ईयर 2021 की बात करें तो ये पर्सन अगर 92E में ऑडिट कराने के लिए लायबल है तो इसे रिटर्न कब फाइल करना है? लास्ट डेट क्या है इसके लिए? 30th नवंबर. सर ईयर कब एंड हो रहा है? मार्च 21 में. तो इसके बाद ही होगा. मतलब ईयर खत्म होने के बाद, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. कितना सारा टाइम दे दिया. 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स के बाद 8th मंथ भी दे दिया, पूरा निकल गया 8th मंथ. उसके लास्ट में बोल रहे हैं कि अब आप रिटर्न फाइल कर दीजिए. सो दे गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, अब ये 92E क्या है, इसका ऑडिट क्या है? दिस इज नॉट इन योर कोर्स, दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द फाइनल. जो आपका नेक्स्ट लेवल है उसमें कवर किया जाएगा. दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू. दिस इज नॉट ऑल्सो गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स. व्हाट इज रेलिवेंट इज दीज टू डेट्स एंड दीज टू पार्ट्स. हमें बस ये नवंबर करके याद करनी है डेट. दिस इज नॉट मच रेलिवेंट फॉर अस, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनको समझने की कोशिश करेंगे.
पहले मैं आपको ये करवा रहा हूं, पहले मैं आपको ये कर, कोई भी असेसी किसी के लिए भी रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है सर? 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। एक बात बताइए, इससे पहले वाला साल कौन सा था जो अभी कंप्लीट हो चुका है? प्रीवियस ईयर 1920। दिस इज कंप्लीटेड, वी आर राइट नाउ इन 2021 फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं। तो दिस ईयर हैज बीन कंप्लीटेड। अब मुझे इसकी रिटर्न फाइलिंग डेट बताएंगे, नॉर्मली कितनी है वो? 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या है? 2021। तो 2021 की जुलाई 31, 31 जुलाई 2020। दिस इज द लास्ट डेट टू फाइल द रिटर्न, और आई कैन से ड्यू डेट टू फाइल द रिटर्न। ड्यू डेट इज द लास्ट डेट। इसके पहले करना चाहे कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते अभी तक। तो कितना टाइम मिल गया आपको? आपका ईयर कब खत्म हुआ? ये वाला मार्च 20 में खत्म हुआ। अप्रैल, मई, जून, इवन जुलाई, एंटायर मंथ टाइम इज गिवन टू यू। 1, 2, 3 and 4, 4 महीने का टाइम दे दिया सर। ठीक है, गुड इनफ। तो एवरीबडी, फॉर एवरीबडी द रिटर्न फाइलिंग डेट इज 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब किसी भी प्रीवियस ईयर की बात करें, अब आप बोलोगे सर 17-18 का क्या होता? 17-18 के असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई ले लीजिए। 31 जुलाई 2018 would have been the due date of return filing in case of previous year 17-18। अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2021, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई 2021। ये ईयर खत्म होने के 4 महीने बाद आपको बोल देंगे आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। ठीक है, तो सभी के लिए डेट ये रहती है। लेकिन अब बात आती है सर, सिर्फ 4 मंथ्स इज समटाइम्स नॉट इनफ। 4 मंथ्स इज समटाइम्स नॉट इनफ। देखिए, अगर किसी की सैलरी की इनकम है, आप सोचिए कोई एक पर्सन है जो जॉब करता है कहीं, उनकी सैलरी की इनकम है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी। जैसे ही 31 मार्च होती है, इन अ वे, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, 10-15 दिन, 20 दिन का, इन अ वे दे नो हाउ मच दे हैव अर्नड, कितनी अर्निंग हुई है उन्हें पता चल जाता है। उनके पास लिस्ट होती है कि इतनी इतनी सैलरी मुझे हर महीने मिली है। दे कैन असेस देयर इनकम। बट लेट मी टॉक अबाउट, एंड दिस कुड बी सुंदर पिचाई ऑल्सो, whose package is 365 CR, even more than that, I think 500 something, right? So उन्हें भी पता है कि उनका ये, दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ इनकम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मच लेस देन दिस। मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिसका टर्नओवर है सर 500 करोड़ का। उसके लिए शायद 4 महीने इनफ ना हो। वाई? बिकॉज अगेन आपने बोला 44 AB में इनको ऑडिट भी कराना है, 44 AA के हिसाब से इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं, और ऑडिट भी कराना है। ऑडिट किससे कराना है सर? CA से कराना है। जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक रिटर्न कैसे भर सकते हैं? क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि जब तक आपने बोला मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 44 AB दैट एन ऑडिट हैज टू बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक ऑडिट करके नहीं देगा, हमें PNL में ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये वाला एक्सपेंस सही है, ये वाला एक्सपेंस सही है, ये वाला एक्सपेंस सही है। बेसिकली ही इज सर्टिफाइंग योर नेट प्रॉफिट। द CA that you are getting your audit done from is certifying your net profit. तो जब तक वो नेट प्रॉफिट वो नहीं करेगा, सर्टिफाई नहीं करेगा, आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम कैसे भर पाएंगे? ना तो आप कंपनी का भर पाएंगे। कंपनी अपना रिटर्न ऑफ इनकम कैसे भरेगी? नहीं भर सकती। या जो भी आपकी फर्म है, वट एवर, दे कैन नॉट फाइल द रिटर्न। दिस थिंग्स टेक्स टाइम। तो उन लोगों के लिए थोड़ी डेट चेंज कर दी। अब आते हैं और पढ़ते हैं कि डेट क्या रखी है। ठीक है,
उनको जुलाई से थोड़ा और ज्यादा टाइम दे दिया। सो फॉर एनी अदर एसएससी मैंने आपको पहले पढ़ाया कि 31 जुलाई 2000 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर इज द ड्यू डेट फॉर रिटर्न। बट फॉर अ कंपनी द ड्यू डेट इज 30th September। जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 2 महीने और दे दिए एक तरह से, 2 months मोर टाइम इज गिवन। तो अगर कंपनी होती इस केस में अगर कंपनी होती तो प्रीवियस ईयर 1920 का रिटर्न कंपनी कब भरेगी सर? 31 सितंबर 2020। और अगर एक इंडिविजुअल था जिसकी इनकम सैलरी से आ रही है सिर्फ, वो रिटर्न कब भरेगा? 31 जुलाई 2020। ठीक है सर। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ लोग हैं जिन्हें आपने और टाइम दे दिया है? हाँ जी सर, देखते हैं कौन लोग हैं। पर्सन अदर देन अ कंपनी, इट माइट नॉट बी अ कंपनी, इट कुड बी अ फर्म, इट कुड बी एन इंडिविजुअल हु इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब ये कह रहे हैं अगर आपको 44AB में ऑडिट कराना है तो आपके लिए भी यही ड्यू डेट है, 30th September। So you might not be a company, you might be a firm, you might be a partnership firm, or you might be an individual also जिसका बिजनेस चल रहा है। तो इस फर्म को अपना रिटर्न कब फाइल करना है? अगर इस फर्म को, आइए थोड़ा सा और बता देता हूं। लेट अस से एक पार्टनरशिप फर्म है A, B एंड C। अगर इन्हें ऑडिट कराना है और ऑडिट नहीं कराना है, दोनों ही केस में प्रीवियस ईयर 1920 के लिए इनकी ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न फाइलिंग की? अगर इन्हें ऑडिट कराना है तो 31 सितंबर 2020। ऑडिट नहीं कराना है 31 जुलाई 20। व्हाट अबाउट अ कंपनी? कंपनी को सर ऑडिट कराना हो नहीं कराना हो, द ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 31 सितंबर 20। और कंपनी को ऑडिट कराना ही होता है। ठीक। और अगर बात करें हम, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल खुद का बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल के बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं इंडिविजुअल के बिजनेस को, इसको फर्म नहीं बोलते। कई लोग नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मेरी भी फर्म है, मेरी भी फर्म है, बट फर्म इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फर्म को बोला जाता है। ठीक है। अगर आप खुद का सिर्फ एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं तो उसे प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, उसे फर्म नहीं बोलते। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर इंडिविजुअल खुद का सिर्फ अकेला इंडिविजुअल एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसका अगर ऑडिट होना है तो ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 31 सितंबर 2020 फॉर प्रीवियस ईयर 1920 रिटर्न फाइल करने की। और ऑडिट अगर नहीं होना है तो उसके लिए डेट क्या रहेगी? 31 जुलाई 20। जरूरी नहीं है ऑडिट नहीं होना है तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस हो सकता है, लेकिन फिर वही याद करिए ऑडिट की लिमिट क्या है। छोटा बिजनेस होगा 1 CR इज द लिमिट, छोटा बिजनेस होगा सर। ठीक है ना? तो वो अपने अकाउंट जल्दी रैपअप करके अपना रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर सकता है। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं बड़ा बिजनेस है ऑडिट कराना पड़ेगा, तो फिर 31 जुलाई तक। बेसिकली यही डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, कंपनी के केस में यू विल हैव टू गो फिल 31 सितंबर ओनली। अगर कंपनी के अलावा कुछ है तो आपको ये देखना पड़ेगा ऑडिट कराना है या नहीं कराना। ऑडिट कराना है तो 31 सितंबर, ऑडिट नहीं कराना तो फिर आप नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएंगे विच इज एनी अदर एसएससी। राइट, ये हो गया, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, उसमें एक और पॉइंट लिखा था, this is now very important, this is now very important. A working partner
ऑफ द फर्म, ध्यान से सुनेंगे, अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म where the firm is required to get audited under this act। नहीं समझ आया? आइए, यहां तो हमने फर्म की बात कर ली, अब मैं दो लोगों की बात और करता हूं। इस फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। आपने बोला पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना है सर, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना है तो ड्यू डेट ये है, नहीं कराना तो ड्यू डेट ये है। मैं कह रहा हूं ऑडिट कराना ही है, तो ड्यू डेट ये हो गई फाइनल। जी सर फाइनल। मैं ये पूछ रहा हूं मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी अपना अपना इंडिविजुअल का रिटर्न, ये इंडिविजुअल है, पार्टनर होंगे लेकिन इंडिविजुअल की कैपेसिटी में है ना, पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो पार्टनरशिप फर्म अपना रिटर्न अलग फाइल करेगी, ये तीनों अपना रिटर्न अलग फाइल करेंगे। ठीक है ना, इसमें तो कोई क्लियरिटी नहीं चाहिए, बिकॉज इसका पैन नंबर अलग होता है सर, पार्टनरशिप फर्म का पैन अलग होता है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इतना आप लोग समझते हैं। तो इसका रिटर्न अलग फाइल होता है और इनका रिटर्न अलग फाइल होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना है, इन तीनों इंडिविजुअल्स को ऑडिट नहीं कराना, इन तीनों इंडिविजुअल्स को ऑडिट नहीं कराना। व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर दीस 3 इंडिविजुअल्स? या फिर ऐसा करते हैं, मिस्टर सी को ऑडिट कराना है। अब आप बोलेंगे सर पार्टनर्स एक ही फर्म के हैं, पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना है, इन दोनों को नहीं कराना, इसको कराना, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टनर्स को भी ऑडिट कराना पड़ेगा, ये बात क्लियर कर लीजिए। पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म का टर्नओवर देखा जाएगा सर। अगर टर्नओवर लिमिट से एक्सीड कर रहा है, मान लीजिए टर्नओवर 5 CR है, तो 44 AB में ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन इस फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, उन 4 पार्टनर्स को इस फर्म से क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, एग्जेम्प्ट होता है। इन पार्टनर्स को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, इफ इवन इफ द पार्टनरशिप फर्म इज गेटिंग ऑडिटेड, उससे कोई रिलेशन नहीं है, दीज आर 2 सेपरेट पर्संस, ठीक है, ये सेपरेट हैं, दोनों दोनों सेपरेट हैं, दे आर नॉट जॉइंट, ये समझ लेंगे। अब तो सर इन पार्टनर्स को कब ऑडिट कराने की जरूरत पड़ी? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसमें से ए, बी, सी और डी, मतलब अभी का एग्जाम्पल लूं तो आपने कहा ए को नहीं कराना, बी को नहीं कराना, सी को कराना है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, ए और बी का कोई और बिजनेस नहीं है, दे आर ओनली रनिंग ऑन पार्टनरशिप फर्म, उससे जितनी इनकम आ जाती है आ जाती है, मान लेते हैं उससे प्रॉफिट आ जाता है 10 लाख रुपए का, तो बस ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट आ गया पार्टनरशिप फर्म से 10 लाख रुपए का, तो ठीक है, इन्हें भी प्रॉफिट मिल गया पार्टनरशिप फर्म से 10 लाख रुपए, ठीक है, तीनों एग्जाम। सी का एक और सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चल रहा है जिसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपीस है। अब मुझे बताइए कि सी को ऑडिट कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? सी को पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होने की कैपेसिटी में ऑडिट नहीं कराना, सी को क्यों ऑडिट कराना है? क्योंकि उसका एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस और चल रहा है और वो उसी की आइडेंटिटी पे चलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो अलग अकेला अपना है उसका बिजनेस, और उसका टर्नओवर इज मोर देन 3 CR, तो क्या उसको ऑडिट कराने की जरूरत है? तो इसीलिए मैंने आपसे यहां कहा था कि मिस्टर सी को ऑडिट कराना है, इन दोनों को इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट नहीं करना। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन तीनों के लिए ड्यू डेट क्या रहेगी फॉर रिटर्न फाइलिंग? नीचे से चालू करते हैं। देखिए सर, सी को ऑडिट कराना है तो सीधी सी बात है, जिस भी पर्सन को ऑडिट कराना होता है, जैसे हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप थी किसी इंडिविजुअल की, मिस्टर ई है ये, उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसे ऑडिट कराना है, तो उसके लिए डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या रहेगी? 31 सितंबर, दे विल गिव देम इनफ टाइम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर सी को ऑडिट कराना है तो उसके लिए डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 सितंबर 2020, और इन दोनों को ऑडिट नहीं कराना तो इनके लिए डेट क्या हो जाएगी?
31st जुलाई। This is wrong. In these two cases also, the date of return filing, the due date of return filing will be September 20. इन्हें ऑडिट नहीं कराना तब भी, तो ये क्या बात हुई? पढ़ेंगे दोबारा से क्या लिखा था। अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म जिसका ऑडिट होना है, वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म जिसका ऑडिट होना है। लेकिन क्यों, ये नहीं समझ आया क्यों। सर इसलिए होना है क्योंकि जब तक फर्म का ऑडिट फाइनल नहीं होगा, फर्म के अकाउंट्स फाइनल नहीं होंगे, फर्म का पीएनएल फाइनल नहीं होगा, फर्म का प्रॉफिट फाइनल नहीं होगा, और ये वही प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होके ए, बी और सी के पास जाएगा, तो जब तक ये फाइनल नहीं होगा आप इनको कैसे बोल सकते हैं कि अपना पर्सनल रिटर्न भर दो। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर द फर्म हैज नॉट डन ऑडिट। व्हाई? बिकॉज उसकी ड्यू डेट है 31 सितंबर रिटर्न फाइल करने की, तो उसने अभी तक ऑडिट नहीं कराया। अब आप मिस्टर ए की ड्यू डेट रख देते हैं 31 जुलाई 2020। अब मिस्टर ए फर्म से पूछ रहे हैं कि आप मुझे मेरी इनकम बता दीजिए, मुझे मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दीजिए, ताकि मैं अपना रिटर्न फाइल कर दूं 31 जुलाई को। और पार्टनरशिप फर्म बोल रही है कि अभी तो हमने अकाउंट्स ही नहीं बनाए अपने, और बना भी लिए तो अभी सीए ने ऑडिट नहीं किया, सो देयर माइट बी अ डिस्क्रिपेंसी और देयर माइट बी अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो हाउ कैन यू आस्क द पार्टनर of a partnership firm who is liable to get audited to file his return before that date? क्लियर? तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सबसे पहले अगर किसी को 92E में ऑडिट कराना है तो ड्यू डेट क्या है, 30th नवंबर 2000, वो सॉरी नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। फिर उन्होंने बोला फर्स्ट कैटेगरी हो गई, सेकंड कैटेगरी कंपनी, या फिर अदर पर्सन जिसका ऑडिट होना है, या फिर वर्किंग पार्टनर इन अ फर्म जिस फर्म का ऑडिट है। पार्टनर का नहीं होना इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन उस फर्म का होना जिसमें वो पार्टनर है। तो उन तीनों के लिए ड्यू डेट विल बी 31 सितंबर 2020। ऑडिट की कोई ड्यू डेट नहीं थी, ऑडिट की इनकम टैक्स एक्ट में कोई ड्यू डेट नहीं थी, लेकिन यही ऑडिट की ड्यू डेट है एक तरह से, क्योंकि जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक रिटर्न फाइल नहीं हो सकता, और रिटर्न फाइल की एक डेडलाइन दे दी तो मतलब इसके पहले ऑडिट खत्म करना ही पड़े। थर्ड, ऑल अदर असेसी। अदर असेसी से मतलब क्या है, जो ऊपर कवर नहीं हुए। ऊपर क्या नहीं कवर हो, ऊपर कंपनी कवर होगी तो यहाँ कंपनी नहीं आ सकती। कंपनी कभी भी अपना 31 जुलाई को रिटर्न फाइल नहीं करेगी सर। तो यहाँ आएगा कौन, यहाँ आएगा लेटेस्ट से किसी की सैलरी से इनकम है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी से इनकम, मतलब बिजनेस से इनकम नहीं है या ऑडिट नहीं हुआ। या फिर यहाँ पर जाएंगे जिनका ऑडिट नहीं होना, बिजनेस से इनकम तो है लेकिन ऑडिट नहीं होना, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बात क्लियर हो गई।
So now we are going to see what if you do not file the return on time. अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं पहले ही, हम दो सेक्शंस पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। आप पर सर एक तो इंटरेस्ट लगेगा और दूसरा आप पर पेनल्टी लगेगी। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट और पेनल्टी के बारे में। इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा टैक्स के अमाउंट पर लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा टैक्स के अमाउंट पर लगता है। लेट अस सपोज आपकी ड्यू डेट थी रिटर्न फाइलिंग की 30 सितंबर 2020 और आपका सर 10 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था, ठीक है। आपने अगर ये डेट पर रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने लेटेस्ट से दिसंबर में जाके रिटर्न फाइल किया, 1 दिसंबर 2020 में आपने रिटर्न फाइल किया, तो आपने ये रिटर्न करीब 3 मंथ्स लेट फाइल किया। तो गवर्नमेंट के पास ये जो आपका 10 लाख रुपीस है ये थोड़ा लेट पहुंचा, 3 महीने लेट पहुंचा, तो गवर्नमेंट इस पर बोलती है कि आप इंटरेस्ट देंगे। दूसरा गवर्नमेंट ने इस पर एक पेनल्टी लगा दी, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, हम एक पेनल्टी लगा रहे हैं। ज्यादातर लॉ में, मैं ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल रहा, लेकिन ज्यादातर लॉ में पेनल्टी इज अ फिक्स्ड अमाउंट। इट इज नॉट इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स, वो अमाउंट ऑफ टैक्स के रिलेशन में नहीं होता, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट। जैसे आपने कंपनीज एक्ट में देखा हुआ है 1 लाख रुपीस पेनल्टी, 5 लाख रुपीस पेनल्टी, इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में 25 लाख 50 लाख की भी पेनल्टी है। तो पेनल्टी इज ऑलवेज फिक्स्ड, it's an absolute amount which is not in relation, it is not in percentage terms or anything, percentage terms में भी होता है, बट यहां पर वो एक फिक्स्ड अमाउंट। तो चाहे आपका टैक्स 10 लाख हो या 100 करोड़ हो, द पेनल्टी इज गोइंग टू बी द सेम, करेक्ट है। तो ये दोनों चीजें लगती हैं। इंटरेस्ट हमेशा, मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट हमेशा आपका जो टैक्स का अमाउंट है उसके ऊपर लगेगा, और वो आप जितना लेट करेंगे उस हिसाब से लगता जाएगा। आपने 3 महीने लेट किया, 4 महीने लेट किया, 5 महीने लेट किया, तो उस हिसाब से टैक्स बढ़ता जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। पेनल्टी इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट। वो हो सकता है 1000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 5,000 रुपए, वट एवर अमाउंट, 50,000 रुपए, बट इट इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट। अंडरस्टूड, सही है, ठीक। सर व्हाट इफ, अच्छा अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, लेकिन ये 10 लाख रुपए जो है सर, इसमें से कुछ टैक्स हमने पहले जमा करा दिया था। आपको दिक्कत क्या है, इंटरेस्ट जो लग रहा है वो किस पर लग रहा है, आप बात को समझिए। इन्फॉर्मेशन नहीं दी, रिटर्न ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, बिना टैक्स पेमेंट के कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर हमने रिटर्न 31 सितंबर को फाइल कर दिया और हम टैक्स दिसंबर में जमा करा रहे हैं, सर वो रिटर्न माना ही नहीं जाएगा कि फाइल, वो अलाउ ही नहीं करता सर। आप माना क्या नहीं जाएगा, वो अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। So the return will not be allowed to be filed till the time the tax amount is totally deposited, ठीक है। अब क्या हुआ, इस 10 लाख में से हमने मार्च में कुछ टैक्स जमा करा दिया था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, टैक्स पहले जमा करा दें? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करने वाले हैं उसमें ये कंपलसरी कर दिया कि इतना टैक्स तो हमें इतनी डेट तक मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपको जमा कराना ही पड़ता है। तो आपने से मान लीजिए इसमें से 5 लाख रुपए ऑलरेडी जमा करा दिए थे बाय वे ऑफ टीडीएस, आपका किसी जो एम्प्लॉयर है उसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया था। इसके बारे में बहुत बातें करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। या फिर आपने एडवांस टैक्स के फॉर्म में जमा करा दिया था 5 लाख रुपीस, या कह रहा हूँ 6 लाख करा दिया था। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो रिमेनिंग 4 लाख पर लगेगा। ऐसा नहीं कि बेमतलब में वो 10 लाख पर ही इंटरेस्ट लगाने लगते, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्चुअली कितना फंड नहीं मिला। जो इंटरेस्ट लगता है या जो पेनल्टी लगती है, जो आपको पनिश किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ना कि इतना पैसा आपने हमें टाइम पर डिपॉजिट नहीं किया।
अगर आप 10 का 10 लाख रुपीस हमें 31 सितंबर को डिपॉजिट कर देते हैं, देन वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी इंटरेस्ट फ्रॉम यू. If till this date you have deposited 6 lakh rupees, then we are going to charge interest on 4 lakh rupees. तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है. ठीक है, अब इसे ध्यान में रखते हुए हम प्रोविजन पढ़ते हैं. तो मैं आपको क्रक्स बता देता हूं पहले ही जब प्रोविजन पढ़ने वाले होते हैं. कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने. अब लॉ में क्या लिखा हुआ है, लेट अस गो थ्रू दैट. इट बिकम्स इजी फॉर अस. तो 234A में इंटरेस्ट लगता है. ठीक है, 234A B और C भी है. ये आने वाले चैप्टर में कवर होगा. ठीक है, आने वाले चैप्टर में कवर. इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज अट्रैक्टेड फॉर फेलियर टू फाइल अ रिटर्न. मतलब अगर मैंने रिटर्न टाइम पे डिपॉजिट कर दिया तो ये वाला इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता. लॉ को जैसा है वैसा ही पढ़ते हैं. स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लेंगे हम. दे आर सेइंग दैट इंटरेस्ट इज अट्रैक्टेड when there is a failure to file the return before the due date. जो ड्यू डेट 139(1) में दिया, 139(1) सेक्शन याद करना है आपको. रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है जो हमने अभी पढ़ा. उसमें ड्यू डेट दी हुई है सर. तो दिस इज द ड्यू डेट, दिस इज द ड्यू डेट, दिस इज द ड्यू डेट. अगर इस ड्यू डेट तक फाइल कर दिया, देयर इज नो चांस ऑफ 234A की इंटरेस्ट का कोई चांस नहीं है सर. बट अगर आपने लेट किया, there is going to be interest of 234A. वो कितना होगा वो देखते हैं. ठीक है, तो पहली चीज क्या समझ आ गई? only when you are filing your return of income after the due date mentioned in section 139(1), there is going to be an interest which will be attracted. आइए, what will be the amount of interest? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा सर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है. एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. तो भैया 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा और पार्ट ऑफ द मंथ. मतलब अगर अब मैं आपको कुछ बोलूंगा, आप समझिएगा बात को. अगर मैंने एक दिन भी रिटर्न लेट कर दिया तो पूरे महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा. बिकॉज पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड टू बी अ मंथ. मैंने 16 डेज लेट कर दिया, पूरे मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. मैंने 10 दिन लेट कर दिया, पूरे मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. मैंने अगर 50 डेज लेट कर दिया, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाएगा. ठीक है, इज पेएबल फॉर द. कब से कब तक लगेगा, कब से कब तक लगेगा? देखिए सर, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. याद करने वाली कोई बात नहीं है. ये ड्यू डेट थी, यहाँ पे नहीं भरा तो यहाँ से इंटरेस्ट लगना चालू होगा. कब तक लगेगा इंटरेस्ट? जब रिटर्न फाइल करोगे तब तक. खत्म बात. जब रिटर्न फाइल करेंगे तब तक लगेगा. अब देखिए सर, मैंने कहीं आपको 31 सितंबर लिखवा दिया था क्या? हो दिस इज 30. वही मैं सोच रहा था. बताओ, बता नहीं सकते थे आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? हैं? नालायक. कर रहे हैं गलती तो करने दो सर को. मजाक उड़ा रहे होगे, हंस रहे होगे मेरे ऊपर अभी तक. ऐसे नालायक बच्चे. चलिए, क्या बता रहा था मैं, भूल गया. हाँ जी, आपकी लास्ट डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की? 31 जुलाई 2020. आपने कब रिटर्न भरा? आपने जाके 20 सितंबर को भरा. 20 सितंबर को आपने रिटर्न. ठीक है, कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? मंथ्स में लगता है, इतना तो समझ में आ गया. अच्छा, इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होता है? इस डेट फाइलिंग के अगले दिन से लगना स्टार्ट होता है. तो मतलब 1 अगस्त से लगना स्टार्ट होगा. 1 अगस्त से 30 अगस्त पूरा मंथ निकल गया. 1% लग गया इसका. सितंबर 20 को आपने फाइल कर दिया, लेकिन यहाँ भी पार्ट ऑफ द मंथ है, मतलब 20 डेज है, लेकिन इसे भी पूरा मंथ कंसिडर किया जाएगा और 1% और लग गया. तो आपके ऊपर 2% इंटरेस्ट लगेगा, वट एवर योर टैक्स ड्यूज आर. और टैक्स ड्यू कितने थे? मान लीजिए आपको 10 लाख का टैक्स भरना था, उसमें से 4 लाख का टैक्स आप ऑलरेडी भर चुके हैं, 6 लाख का टैक्स भरना बाकी था, तो 2% 6 लाख पर लग जाएगा. सिंपल है.
कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई या नहीं है? मान लेते हैं मुझे ऑडिट कराना था, मेरी 31 सितंबर 2020 डेडलाइन थी, मैंने 1 अक्टूबर 2020 को रिटर्न भरा सर, एक दिन लेट हो गया, 1% इंटरेस्ट लग जाएगा सर। इवन इफ यू आर 1 डे लेट, इंटरेस्ट विल बी 1%। ठीक है, जो भी आपके डाइस ड्यू होंगे उस पर लग जाएगा। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, हमारा बस पढ़ना रह गया इस प्रोविजन को। आइए सर, फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट जो है उससे एक दिन बाद से लगना चालू होता है। आप ये मत बोलिएगा, आप ये नहीं हो सकता। देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अच्छा एग्जांपल था, इसी में एक चीज और बता देता हूँ। जैसे कि 31 सितंबर है 2020, ठीक है, और आपने 1 अक्टूबर 2020 को रिटर्न फाइल किया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर एक तो दिन सितंबर का आ गया और एक दिन अक्टूबर का आ गया, ऐसे करके 1% यहाँ 1% यहाँ 2 मंथ्स हो गए। नहीं, ये इंटरेस्ट लगना ही कब से चालू होगा? 1 अक्टूबर से लगना चालू होगा। और 1 अक्टूबर एक दिन लेट हुए आप, तो सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट लगेगा 1%, 2% नहीं लगेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कब से लगना चालू होता है? फ्रॉम द फॉलोइंग डे। बहुत ध्यान से पढ़ना, इस चैप्टर में आगे बहुत मतलब इररेलेवेंट या फिर कम इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, ऐसे ही मैं नहीं टाइम इस पर डिवोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, प्लीज ध्यान से करेंगे। मैं एक एक पॉइंट पे बहुत टाइम लगा रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए ही लगा। और एंड कब होगा, कब तक लगता रहेगा इंटरेस्ट? जब तक आप रिटर्न फाइल ना कर दें। ठीक है, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। लेकिन सर अगर हमने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता है हमने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, तो दोस्त इंटरेस्ट तब तक लगता रहेगा जब तक आपका डिपार्टमेंट असेसमेंट नहीं करता। अगर सर डिपार्टमेंट में असेसमेंट ही नहीं किया मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच गए। अगर डिपार्टमेंट, आप सो रहे हैं डिपार्टमेंट भी सो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सो रहे हैं, डिपार्टमेंट जाग गया 2 साल बाद, डिपार्टमेंट ने कहा अरे उसकी इनकम आई थी और उसने रिटर्न नहीं भरा था, निकालो उसका रिटर्न, उसकी डिटेल निकालो, आपको नोटिस भेजा, आप भी एकदम से जागे फिर कि अरे अरे रिटर्न भरना था, रिटर्न भरना था। डिपार्टमेंट ने बोला कि अब भर दो रिटर्न, आपने नहीं भरा। मैं तो कह रहा हूँ आप इतने नालायक हैं, आपने रिटर्न ही नहीं भरा, नहीं भर रहे, जाओ क्या करें। डिपार्टमेंट ने खुद ही उठा के आपका असेसमेंट कर दिया, जितनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल थी। ऐसा होता है क्या? यस, ऐसा होता है। इस असेसमेंट को बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 144। सेक्शन 144 में डिपार्टमेंट ने उठा के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया। फिर क्या होगा? बेस्ट जजमेंट में क्या होता है? डिपार्टमेंट अपना बेस्ट जजमेंट, डिपार्टमेंट वैसे आपसे पूरी सारी चीजें मांगता है, आप नहीं देते तो डिपार्टमेंट कहता है हमें जो समझ आ रहा है हम वो कर देंगे। अच्छा, ऐसा करना अलाउड भी है, क्यों? क्योंकि आपसे मांगी थी ना, आप कॉपरेट नहीं करोगे तो वही करेंगे, तो डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट लगा देता है। उसने लगा दिया और आपका असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, 10 लाख रुपए की डिमांड निकाल दी। और 10 लाख रुपए ये असेसमेंट कब किया डिपार्टमेंट ने? 2 साल बाद। तो अब 2 साल का इंटरेस्ट भरिए सर, क्योंकि आपने रिटर्न तो फाइल किया नहीं है। और अगर खुद ही रिटर्न फाइल कर देते हो तो जाहिर सी बात है, रिटर्न फाइल कर रहे हो मतलब डिमांड ने जो भी डिमांड होगी आपने पे करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वरना तो रिटर्न फाइल हो गई। ठीक है, तो जहां से ड्यू डेट स्टार्ट होती है उसके अगले दिन से लेके जब तक आप रिटर्न भर रहे हो, अगर नहीं भर रहे हो तो फिर जब तक डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रहा है उस डेट तक हो जाए। Interest is to be calculated on the amount of tax calculated minus the advance tax and TDS deposited। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, क्योंकि एडवांस टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले पहुंच चुका है,
टीडीएस जो होता है वो भी पहले पहुंच जाता है, वो कैसे पहुंचता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सर 10 लाख का इंटरेस्ट, 10 लाख की टैक्स बना, 9 लाख आप भर चुके हैं ऑलरेडी, डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं हम तो 10 लाख पे ही इंटरेस्ट लगाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 1 लाख पे लगाइए ना। तो वट एवर अमाउंट ऑफ टैक्स दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स और बाय वे ऑफ टीडीएस, दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट। इसीलिए मैंने कहा आपसे जो भी टैक्स अमाउंट है उसमें से एडवांस टैक्स माइनस कर दीजिए और टीडीएस माइनस करिए। ये दोनों क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए समझ लीजिए ये टैक्स इनके पास पहले ही पहुंच जाता है डिपार्टमेंट, ठीक है, एडवांस में जमा करा दिया। नो इंटरेस्ट इज टू बी लेविड इन केस रिटर्न फाइल ऑन टाइम। अगर रिटर्न फाइल कर दिया है टाइम पर तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बात समझ लीजिए सर, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इस सेक्शन में। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमने रिटर्न फाइल किया 10 लाख रुपए टैक्स का, इतना टैक्स बन रहा था और डिपार्टमेंट के हिसाब से बन रहा था 22 लाख रुपए टैक्स, तो क्या इस 12 लाख रुपए का जो एडिशनल अमाउंट है इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा? लगेगा सर, लेकिन इस सेक्शन में नहीं लगेगा, वो अलग सेक्शन है, ठीक है। ये सिर्फ रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड सेक्शन है, आप बात को समझिए, ठीक है। दिस इज ओनली रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड सेक्शन। If the assessee has already paid interest at the time of self-assessment, such interest is to be deducted from interest calculator। ये क्या बोल रहे हैं ये बात समझिए। अब मैं सर रिटर्न फाइल कर रहा था, ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई 2020, ठीक है। मैंने रिटर्न कब फाइल किया? 1 सितंबर 2020 को फाइल किया। इंटरेस्ट कितना लगेगा बता दें सर मुझे? अगस्त के मंथ का लगेगा और सितंबर के मंथ का लगेगा, 2 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, 1%, 1%, 2%। कितना अमाउंट था? 10 लाख रुपए अमाउंट था। एडवांस टैक्स, टीडीएस 0 0, पूरे 10 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। 10 लाख पे 2% कितना हो गया? मुझे नहीं आता, 20,000 रुपए हो गए, ठीक है। मैं कौन हूं सर? मैं सीए हूं, मुझे पता था ये इंटरेस्ट लगना है, या कोई भी और पर्सन है और किसी ने बता दिया, जब सीए से कंसल्ट किया तो सीए ने बोल दिया कि सर देखिए इंटरेस्ट तो आना ही आना है, आप भरे या ना भरे। तो हमने कहा कि यार फिर क्यों लेट करना, अगर भरना ही है, पैसे देने ही है तो दे ही देते हैं। तो जब हमने ये रिटर्न फाइल किया ना, तब हमने 10,20,000 का रिटर्न फाइल किया और इसमें हमने इंटरेस्ट भर दिया 20K का, भर दिया ऑलरेडी, पहले ही भर दिया रिटर्न फाइल करते, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट आना है। तो उस केस में क्या फिर भी डिपार्टमेंट आपसे डिमांड करेगा इंटरेस्ट की? फिर डिमांड क्लियर है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल करते टाइम इंटरेस्ट भर दिया है तो फिर डिपार्टमेंट डिमांड नहीं करेगा। हो सकता है मैंने 20,000 का मुझे इंटरेस्ट दिख रहा था, मैंने कहा एक काम करो 10,000 का भर दो, बाकी 10,000 का डिपार्टमेंट नोटिस देगा या डिमांड निकालेगा तब भर देंगे। तो डिपार्टमेंट फिर सिर्फ 10,000 की डिमांड निकालेगा। सिंपल है, वो तो लॉजिकल बात है, उसमें कुछ इतना वो नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 234A का इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 234F। मैंने आपसे बोला था दो चीजें हैं, एक है इंटरेस्ट और एक है पेनल्टी। तो इंटरेस्ट हमने कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं पेनल्टी।
where a person who is required to furnish a return of income under section 139 fails to do so within the prescribed time limit, जो भी ड्यू डेट है उसमें अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो उसको एक सम पे करना पड़ेगा पेनल्टी का। वो क्या है? अगर उसने 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दिया असेसमेंट ईयर के, जैसे आपकी ड्यू डेट क्या है, या तो 31 जुलाई है या फिर 30 सितंबर है, तो आपने रिटर्न कब तक फाइल कर दिया सर? 31 सितंबर, वो सॉरी 31 दिसंबर के पहले फाइल कर दिया। लेट तो हुए आप, लेकिन आपने 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया, तो आपकी पेनल्टी आएगी 5000 की। और 31 दिसंबर के बाद फाइल किया 2020, तो आपकी पेनल्टी हो जाएगी 10,000 रुपए। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। क्या पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगते हैं? यस सर, बिल्कुल लगते हैं। दिस इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट, और वो क्या है? वो आपके टैक्स के ऊपर लगने वाला परसेंटेज ऑफ टैक्स, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर ये बोल दिया, इफ द टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज द फीस पेबल शैल नॉट एक्सीड 1000। लेकिन अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम बोल रहे हैं सर, जीटीआई नहीं बोल रहे, टोटल इनकम बोल रहे हैं, मतलब आफ्टर डिडक्शन 5 लाख से कम है आपकी इनकम, उस केस में 1000 रुपए से ज्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी, ओनली 1000 रुपए लगेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आई थिंक आज की क्लास में इतना काफी है, काफी हमने रिटर्न और इसके बारे में बात कर ली है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, या एक चीज और करा दूं, कुछ बड़ा है नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ लॉस भी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें, या क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, इस क्लास में आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, so I'm ending this class. We are going to continue this in the next class. Thank you so much and take care.